नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 2 का आखिरी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, त्वक ग्रंथियां या त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां। बच्चों, हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो 2 तरह की होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और बहिस्रावी मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो त्वचा में जो ग्रंथियां उपस्थित होती हैं वो सारी की सारी एक्सोक्राइन या बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इनकी क्या विशेषता होती है कि इनमें नलिकाएं उपस्थित होती हैं और इनके अंदर बनने वाला स्राव इन नलिकाओं के माध्यम से त्वचा के बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये अपने स्राव को कैसे बाहर निकालती हैं, इसके आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला है मेरोक्राइन या एक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एपोक्राइन ग्रंथि और तीसरा है होलोक्राइन ग्रंथि। तो देखो ये तीनों कैसे अपने स्राव को बाहर निकाल रही है, हम एक वीडियो के द्वारा देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मेरोक्राइन। तो मेरोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा इसके अंदर जो भी पदार्थ बने हैं वो ऐसे स्रावित होकर या रिसकर बाहर निकल जाते हैं। एपोक्राइन में क्या होता है बच्चों कि कोशिका से एक ऐसे बड निकलती है मेम्ब्रेन से, और ये जो बड यहाँ निकल रही है इसके अंदर तरह तरह के पदार्थ उपस्थित हैं और फिर ये धीरे धीरे बड पूरी डिसॉल्व हो जाएगी और इसके अंदर उपस्थित पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। और होलोक्राइन ग्लैंड में बच्चों क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ बन रहे हैं, जो स्रावित होने हैं, वो बन जाते हैं और फिर वो पूरी कोशिका फट जाती है। पूरी कोशिका ऐसे डिसॉल्व हो जाती है, फट जाती है और जो भी पदार्थ इसके अंदर है वो बाहर निकल जाता है। तो ये इन तीनों में अंतर है। यहाँ पहला मेरोक्राइन में कोशिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा, दूसरा एपोक्राइन में कोशिका में से एक बड बाहर निकल रही है और वो सारे स्रावी पदार्थों को रिलीज कर देती है, और होलोक्राइन ग्लैंड में पूरी कोशिका जो है वो फट जाती है और उसके अंदर जो भी स्रावी पदार्थ है वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था किस तरह से पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब इन ग्रंथियों के जो नाम है ये आगे आएंगे, तो आपको ये चीज, ये वीडियो ध्यान रखना है कि कैसे ये पदार्थ को बाहर निकाल रही हैं। तो अब हम इनकी डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहली ग्रंथि स्वेद ग्रंथि, फिर है हमारे पास तेल ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, सिरुमिनस ग्रंथि, मूलाधार ग्रंथि, मिबोमियन ग्रंथि और जैस ग्रंथि। बच्चों, इसमें से स्वेद ग्रंथि और तेल ग्रंथि ये 2 मुख्य ग्रंथियां होती हैं। बाकी ये सारी ग्रंथियां इन दोनों ग्रंथियों के रूपांतरण होती हैं। जैसे सिरुमिनस ग्रंथि जो है ये स्वेद ग्रंथि का रूपांतरण है, बाकी स्तन ग्रंथि, मूलाधार ग्रंथि, मिबोमियन ग्रंथि और जेस ग्रंथि ये चारों तेल ग्रंथियों के रूपांतरण होते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वेद ग्रंथि की। देखो बच्चों, ये स्वेद ग्रंथि का चित्र प्रदर्शित किया जा रहा है और ये सतह दिखाई जा रही है अधिचर्म, जहां से ये ग्रंथि शरीर के बाहर की ओर खुलेगी। तो देखो, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है कि ये ग्रंथि बिल्कुल सरल नलिकाकार ग्रंथि होती है। और त्वचा के हमने 2 भाग पढ़े थे, चर्म अंदर वाला भाग और अधिचर्म बाहर वाला भाग। तो चर्म में ये स्थित होती है, धसी हुई रहती है, ये चर्म वाला भाग है, और अधिचर्म से ये त्वचा के बाहर खुल जाती है। ये ग्रंथि पसीने के रूप में जल, लवण, यूरिया की कुछ मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यंत अल्प मात्रा को भी बाहर निकालती है। ये मेरोक्राइन या एक्राइन प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहला प्रकार होता है और जिसमें स्रावी पदार्थ कोशिका झिल्ली से रिस कर बाहर निकल जाता है। ये सबसे ज्यादा मात्रा में हमारी हथेली, पैर के तलवों और हमारे बगल में हाथों के नीचे उपस्थित होती है। और स्वेद ग्रंथि हम जानते हैं कि ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। जैसे ही शरीर का तापमान हमारा बढ़ना शुरू होता है सामान्य ताप से, तो स्वेद ग्रंथि द्वारा पसीना बाहर निकाला जाता है, जिससे हमारा शरीर हमें ठंडा महसूस होता है, यानी कि शरीर के ताप का नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं तेल ग्रंथियां।
बच्चों तेल ग्रंथियां जैसा कि हम पहले पढ़कर आए हैं हमारे जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो था उसमें, कि ये ग्रंथियां बालों की जड़ों और पुटिकाओं हेयर फॉलिकल्स के पास में पाई जाती हैं। और ये बनती किससे है? ये एपिथेलियम के वलन से बनती है, अधिचर्म के वलन से बनती है। अब देखो ये ग्रंथियां होलोक्राइन होती हैं। होलोक्राइन में क्या होता है? जिसमें पूरा स्त्राव भर जाएगा और पूरी कोशिका फट जाएगी और स्त्रावी पदार्थ जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये शाखित होती हैं और इनमें ऐसे छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं और इन कोष्ठों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं उपस्थित हैं वो जो पदार्थ बनाती हैं उसको हम सीबम कहते हैं। ये पदार्थ इस तरह से हमारे जो हेयर फॉलिकल होता है तो हेयर फॉलिकल से अंदर छोड़ दिया जाता है और रंध्र के द्वारा त्वचा के ऊपर तेल निकल के आ जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये त्वचा को चिकना बनाता है, जलरोधी बनाता है। और हमारे शरीर में हथेली और पैर के तलवों को छोड़ दें तो शरीर के लगभग सभी भागों में जहां बाल नहीं पाए जाते वहां भी ये ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये शरीर में सूर्य के प्रकाश के साथ में विटामिन डी का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो तेल ग्रंथियों के बाद आगे चलते हैं। तीसरी मुख्य ग्रंथि स्तन ग्रंथि। बच्चों स्तन ग्रंथि मानव में वक्ष स्थल में स्थित होती है। इसकी संरचना में हमें बहुत सारी ऐसी नलिकाएं दिखाई देंगी, है ना। इसको हम संयुक्त नलिकाकार या संयुक्त कुपकीय प्रकार कहते हैं। तो ये नलिकाएं सब आपस में मिलती हैं और मिलकर लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा शरीर के बाहर निप्पल में से निकल जाती हैं, बाहर की ओर निकल जाती हैं। इनके जो ये पीछे की तरफ आपको बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारी मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां। इनके अंदर दुग्ध का निर्माण होता है और ये दुग्ध जो है लैक्टिफेरस डक्ट्स के द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो स्तन में जो ग्रंथियां, ये स्तन ग्रंथियां जो होती हैं ये एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। यानी इसमें क्या होगा, जो हमने सेकंड नंबर में पढ़ा था कि इसमें एक मेम्ब्रेन की बडिंग निकलेगी और वो बडिंग जो है उसके अंदर जो भी स्त्रावी पदार्थ है वो उपस्थित रहेगा। ये भी तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। अच्छा, इनकी वृद्धि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है और दुग्ध का निष्कासन जो है वो ऑक्सीटोसिन, ये भी एक हार्मोन है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो बच्चों ये तीनों हमारे शरीर की मुख्य त्वक ग्रंथियां थी, त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां। अब बाकी 4 ग्रंथियों की भी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। तो सिरुमिनस ग्रंथियां ये हमारे बाह्य कर्ण की त्वचा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है और ये तेल ग्रंथियों के साथ मिलकर सेरुमिन नामक कर्ण मोम का निर्माण करती हैं और ये ईयर वैक्स या कर्ण मोम हमारे जो कान का पर्दा होता है, कर्णपट है, उसकी सुरक्षा करने का काम करता है। दूसरी मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां ये गुदा और मूत्र जनन छिद्र के बीच में स्थित होती हैं। ये गंध युक्त पदार्थ का स्त्रवण करती हैं, इसलिए हम इनको गंध ग्रंथियां भी कहते हैं। मेबोमियन ग्रंथियां ये भी तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है और ये पलकों की बरोनिया, बरोनिया मतलब आईलिड्स, तो उनके पलकों के आईलिड्स जो है हमारी पलकें हैं उनके नीचे पाई जाती हैं। ये तेली पदार्थ को निकाल रही हैं जो हमारे कॉर्निया को चिकना बना रहा है और उसको सुरक्षा दे रहा है। और सबसे लास्ट में जेस ग्रंथियां ये भी तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है और ये हमारी आईलिड्स के मार्जिन में किनारों पर स्थित होते हैं और ये हमारी आईलिड्स को चिकना बनाने का काम करते हैं। तो बच्चों ये हमारी 3 मुख्य और 4 ये ग्रंथियां, टोटल 7 त्वक ग्रंथियों की हमने डिटेल यहाँ पर पढ़ी है। इस वीडियो लेसन के साथ में ये जो लेसन 21 है ये अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो और नेक्स्ट वीडियो लेसन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।